श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये हम शुरू कर चुके थे और इसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है बर्थ ऑफ वेइमर रिपब्लिक। ये वेइमर रिपब्लिक है क्या? वेइमर रिपब्लिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब फॉट हुआ था बिटवीन एलाइज एंड सेंट्रल पावर। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एलाइज में कौन कौन थे। एलाइज में थे ये सब कंट्रीज़ और जर्मन, और सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे ये सब कंट्रीज़। और मैं वो इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। सो इंक का कलर ये वाला देता है। तो कौन कौन था एलाइज में? ये केवल एलाइज के बारे में बात हो रही है। एलाइज में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। यूएस जो था वो लेट ज्वाइन करा था बट वो फिर एलाइज में ही जुड़ गया था। फिर आते हैं हम सेंट्रल पावर्स में। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी था, टर्की था, ऑस्ट्रिया था। ये तीनों थे उसमें सेंट्रल पावर्स में और एलाइज में। और बहुत उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर हम वर्ल्ड वॉर 1 की स्टोरी समझ में आती है। देखो, हमें समझ में इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एलाइज वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में जीतते हैं। ये एक विनर पार्टी है। ये क्या, कौन सी पार्टी है? ये विनर पार्टी है। ये सब दोनों वॉर्स में जीती थी। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कि क्या था। जब डिफीट हो गई थी गवर्नमेंट कहाँ की? जर्मनी की। तो फिर एम्परर की एडिक्शन थी कि हमें एम्परर चाहिए, मतलब जर्मनी के लोगों को एम्परर चाहिए था। तब क्या था? पार्लियामेंट्री पार्टीज़ मीट एट वेइमर। वो वेइमर एक जगह का नाम है, एक पैलेस का नाम है। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके वो मिले। उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म करी और उसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया वेइमर रिपब्लिक। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वेइमर रिपब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसने इस्टेब्लिश करा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। सो नाम के हिसाब से इसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सोचा था कि अब जर्मनी में डेमोक्रेसी आएगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। डिप्यूटीज़ इलेक्ट हुए ऑन इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट्स, मतलब वहाँ पे इलेक्शंस भी होने लगे, इक्वल राइट्स और इक्वल वोट्स वहाँ पे सबको मिलने लगे थे। बट तब भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि स्टिल इट वॉज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये था ना, इसके अंदर बहुत सारे इनहेरेंट अफेक्ट्स थे। क्या थे? इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। और मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था। क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही क्या थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जो जर्मनी था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था। तो जर्मनी ने लॉस्ट हो गई थी ओवरसीज़ कॉलोनीज़। जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी जर्मनी के पास, ये ट्रीटी थी, मतलब एक तरीके से संधि टाइप थी। तो इसमें जर्मनी ने अपनी जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी वो सब लॉस्ट कर दी। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन लॉस्ट कर दी। 13% टेरिटरी, 75% आयरन एंड 26% कोल डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को एलाइंस ने। और 6 बिलियन पाउंड ये पे करने थे जर्मनी को टू एलाइज पावर। क्यों? वॉर गिल्ट क्लॉज के लिए, मतलब कि वॉर जो था उसके लिए जर्मनी को गिल्टी साबित कर दिया था। और एलाइड पावर्स ने रीऑक्यूपाई कर लिया था राइनलैंड, नहीं, एलाइड पावर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था राइनलैंड को एज कि उसने गलती करी कि उन्होंने वो करा। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, व्हाट आर द हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग अफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी, और व्हाट आर द अफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन जर्मनी, राइट? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस इतना ही।
ये वाला क्वेश्चन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखना। और यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा कि ये ज़्यादा अपने जो इसके लोग थे, ये ज़्यादा उसको ही पसंद नहीं आई थी वेमर रिपब्लिक को, क्योंकि इसमें कई सारे इनहैंड इफेक्ट्स थे। वो मैं आपको इनहैंड इफेक्ट्स क्या कहते हैं वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं। ओके, मैंने अभी बताया आपको केवल ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मेन इफेक्ट्स के बारे में। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शीश वाय नमस्ते। और जो ये PDF है, इसकी PDF आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे कल।